जितना समेटो उतना बिखरती जाती है। रसायन की कुछ ऐसी यादें हैं साहब जो ना चाहते हुए भी अक्सर हमारा साथ निभा जाती है। ऐसी कुछ छोटी मगर मोटी बातों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जो अक्सर रसायन में आपका साथ निभाती है, लेकिन 200-250 साल पहले लोग नहीं जानते थे। लोगों को रसायन के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। ऐसी कौन सी बातें हैं, जानना चाहेंगे आप? चलिए बात करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। कौन कौन से लॉज हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इनके अलावा हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी डील कर रहे होंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। टुडेज गोल क्या है ये आपके सामने है, ठीक है? चले आगे। फिर ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, किसी कंपाउंड की कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव सम थ्योरी। हाँ, थ्योरी होने चाहिए भैया, तभी तो कंपाउंड के बारे में हम आसानी के साथ डील कर पाएंगे। दैट अकाउंट्स फॉर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। हाँ, क्वांटिटी से रिलेटेड रिलेशनशिप को पता करने के लिए, रिलेशंस को जानने के लिए थ्योरी होनी चाहिए। These relations are summarized। ये जो रिलेशनशिप हमें मिलने वाली हैं, these are summarized in certain statements। स्टेटमेंट्स में इनको पिरोया जाएगा, which were named as laws of chemical combination। जिनको क्या बोला गया पुराने टाइम में? क्या बोला गया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कंपाउंड की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रही होंगी। ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसी थ्योरीज, इनकी हम बात कर रहे होंगे। कौन कौन से हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कौन कौन से हैं? 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से हैं? सुना आपने इनके बारे में? अरे एनसीईआरटी बुक में दिया है। आप सोच रहे होंगे सर ने इस पार्ट को स्किप किया। मैं इस पार्ट के साथ लास्ट में ही डील करता हूं। अक्सर मैं इस पार्ट के साथ लास्ट में डील करता हूं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या पहले बात कर लें लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद बात कर लेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, ठीक है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की जाए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मास होता कंजर्व्ड और मास कंजर्व्ड होता है। कैसे पता? रिएक्शन के दौरान एटम्स का नंबर जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलता है? बैलेंसिंग हमने की है, सेम मिलता है। एटम्स कंजर्व्ड हैं तो रिएक्शन के दौरान मास भी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। इसके बारे में आपने सुना होगा, लेवोइसियर भैया ने 1744 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात की। आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मिलते हैं। एटम्स अगर कंजर्व्ड है तो उनका मास भी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। दिस लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन के अंदर जो मास होगा ये कंजर्व्ड होगा। This law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। क्या ऐसा हमेशा होगा? जरूरी नहीं है। हाँ, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये लॉ फेल हो सकता है। देखिए, AA प्लस BB gives us CC plus DD, gives us CC plus DD। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है इनका मास है और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट है इनका मास है, ये सेम मिल रहा होगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अरे वैसे ही पता है
इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद एटम का नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, रिएक्टेंट ए एंड बी अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट सी एंड डी है तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी प्लस मास ऑफ डी। इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम अप्लाई कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसको यार हम लोग 9th और 10th क्लास में भी देख चुके हैं, 9th क्लास में देखा होगा आई थिंक, लेकिन 10th क्लास में भी अगर आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन की है तो वहां भी रिवाइज किया होगा। चलें आगे। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर बेस्ड, इन चारों में से, ठीक है, कोई 3 मास दिए हैं और एक फाइंड करना है, कर लेंगे फाइंड। या फिर आपसे पूछा होगा बताइए कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का मास, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट का मास आपको कंपेयर करना है, सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कहीं फेल भी हो सकता है क्या, हाँ, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के केस में ये फेल हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल्स फॉर केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व्ड। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जहां देखिए एक टाइप के एटम दूसरे टाइप के एटम में तब्दील हो जाता है, न्यूक्लियस चेंज हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होती है वहां पर यार ये फेल हो जाएगा। और वहां देखिए कितना मास होगा, यह आइंस्टाइन के इस फॉर्मूला से पता चल पाएगा। आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी को इस प्रकार से देखिए एक रिलेशन के अंदर पिरोया, दैट रिलेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वेयर, या फिर E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर लिख लो आप। ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। कितनी एनर्जी इवोल्व हुई, इवोल्व एनर्जी को यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा कितना मास डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एनर्जी इवोल्व होगी तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे होंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फिलहाल आपको ये देखना, बहुत ज्यादा एनर्जी अगर इवोल्व हो जाए तो ऐसे केस में मास चेंज होने लगता है, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया था और एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा चेक किया जा चुका है। हाँ भैया, वाकई में ऐसा होता है। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन, जो साधारण रिएक्शन 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवोल्व हुई, 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवोल्व हुई, या 5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो जब कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है वैसे केस में यार मास चेंज सिग्निफिकेंटली नहीं हो रहा होगा कि हम वहां पर ये बोल देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। हाँ, वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। क्लियर हुई बात। तो जिन नॉर्मल रिएक्शन के साथ हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं वहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना आप, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जो आप देखते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, वहां पर आप इसको अप्लाई कर देंगे। हाँ, बेझिझक आप इसको अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे होंगे देखिए, 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, हाँ यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इस एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ HCl वेइंग 10 ग्राम। हाँ, HCl का मास इतना है, HCl सॉल्यूशन का मास इतना है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, इतनी CO2 निकल जाएगी। द रेसिड्यू सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम, जो पीछे सॉलिड बच जाएगा उसका वेट 12 ग्राम है। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप ये बता दो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही, मैच हो रही है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट में मिल रही है। देखिए
NaHCO3 को HCl को मिलाया गया है, इन दोनों को मिलाया गया है। इन दोनों के मिलाने से क्या होगा, देखिए Na और Cl ये बना रहे होंगे NaCl, ठीक है। HCO3 और H ये क्या बना रहे होंगे, H2CO3। HCO3 और H ये क्या बना रहे होंगे, H2CO3। और जो H2CO3 है ये H2O एंड CO2 में डिकम्पोज हो रहा होगा, ये H2O एंड CO2 में डिकम्पोज हो रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास है, ये 4.2 ग्राम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो HCl है ये 10 ग्राम है, कि 10 ग्राम है। CO2 का मास कितना दिया है, 2.2 ग्राम। और जो रेसिड्यू जो बचा है, बचा क्या है, CO2 तो देखिए गैस है, इवोल्व हो गई होगी, CO2 गैस इवोल्व हो गई होगी, बचा क्या है, पीछे जो रेसिड्यू है वो ये है, बचा ये है, बचा ये है, ठीक है। ये कितना ग्राम है, ये कितने ग्राम है, ये 12 ग्राम है, बोल रखा है ये 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें वैलिडेट करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, एप्लीकेबल है कि नहीं, इसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करना है। तो देखिए 10 + 4.2, 10 + 4.2 14.2, ठीक है। और यहां देखिए 12 + 2.2 14.2। मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या बोल सकते हैं, हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, मास इज वैलिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वेरीफाई कर लिया है, वैलिडेट कर लिया है। चले आगे, एप्लीकेबिलिटी है यहां पर, बिल्कुल है। नॉर्मल रिएक्शन के केस में क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी। लेवोइजियर शो दैट व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, फॉर्मूला हम जानते हैं, इज हीटेड और वाज हीटेड, इट प्रोड्यूस्ड फ्री मर्करी एंड ऑक्सीजन। हाँ, HgO और O2 में टूट जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल ऑक्साइड होता है। मेटलर्जी में भी इसकी बात कर रहे होंगे, कॉपर का, मरकरी का, ये ऐसा ऑक्साइड है सिल्वर का जो थर्मली अनस्टेबल होता है, हीट करने पर डिकम्पोज करता है, ठीक है। 12th क्लास में चैप्टर मेटलर्जी वहां डील कर रहे होंगे। डिकम्पोज कर गया, मरकरी और ऑक्सीजन के अंदर ही डिकम्पोज कर गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वेट दिया है, मरकरी का वेट दिया है, ऑक्सीजन का वेट x ग्राम है ना, इसकी भी बात की गई है। इन एन एक्सपेरिमेंट 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, 92.6 ग्राम ऑफ मर्करी एंड x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है बात। तो क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला काम करना है। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 100 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 92.6 प्लस x ग्राम, ठीक है। प्रोडक्ट का मास तो यही होगा, मरकरी का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, ठीक है। प्रोडक्ट का मास तो यही होगा। यहां से हम देखिए x को फाइंड कर लेंगे, 100 माइनस 92.6 ये मिल रहा होगा 7.4, x की वैल्यू हमें मिल रही होगी 7.4 ग्राम। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ऐसा यहां भी करना है। x ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट इज हीटेड, ठीक है, एट डिकम्पोज्ड प्रोड्यूसिंग 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.9 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड। द वैल्यू ऑफ x, सिंपल है क्वेश्चन, बेहद सिंपल है। इक्वेशन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। पोटासियम क्लोरेट का मास x है और बनने वाली चीजें ऑक्सीजन और क्या है, पोटासियम क्लोराइड, इनका मास दिया 1.9 प्लस 2.9, ठीक है। टोटल मास इतना दिया है यानी 4.8।
अगर राइट हैंड साइड जो मास है 4.8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो पोटासियम क्लोरेट है इसका मास भी क्या होना चाहिए, 4.8 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करने से x की वैल्यू 4.8 ग्राम मिल जाएगी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इक्वेशन के बारे में अगर आपको डाउट है कि सर इक्वेशन बता दो, ठीक है, देख लो, KClO3 को बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट। इक्वेशन देख लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लो। गिव्स अस KCl प्लस O2 ऐसा दिया हुआ है, हीट करने पर ऐसा हुआ है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड में डाल दिया गया। रेसिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, रिएक्टेंट का टोटल मास कीजिए, रिएक्टेंट का टोटल मास कीजिए। 6.3 ग्राम NaHCO3 और 15 ग्राम CH3COH, इन दोनों को किया मिक्स, ठीक है, रिएक्टेंट का टोटल मास ये हुआ। प्रोडक्ट देखिए क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास एक तो CO2 है, प्रोडक्ट हमारे पास एक तो CO2 है और दूसरा रेसिड्यू हमारे पास, ठीक है ना, मास ऑफ रेसिड्यू, बचा कुचा कुछ होगा और एक मास ऑफ CO2। CO2 का मास हमारे पास देखिए है नहीं, जो कि फाइंड करना है। रेसिड्यू का मास इस बार हमें दिया है 18 ग्राम और यहां से देखिए CO2 का मास मिल जाएगा, ये 21.3 है, इसमें से 18 को किया माइनस, ठीक है, मास ऑफ CO2 यहां से मिल जाएगा, मास ऑफ CO2 यहां से मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा, मास ऑफ CO2 इज 3.3 ग्राम मिल रहा होगा। CO2 का मास देखिए आपके सामने। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर आप इक्वेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। नहीं सर इक्वेशन बता दो, लो भाई, NaHCO3 को CH3COH में डाल दिया, CH3COH में NaHCO3 को डाल दिया, क्या होगा, क्या होगा देख लो, ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस और ये HCO3 माइनस है, ये H2CO3 बना रहे होंगे, हाँ ये H2CO3 बना रहे होंगे और यहां से देखिए CH3COO और यहां से देखिए Na, यहां से देखिए Na, ये बन गया CH3COONA, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहां से CH3COO और यहां से Na, यहां से बन गया CH3COONA। यहां से H और यहां से HCO3 आपस में मिल रहे होंगे तो बन रहा होगा H2CO3। H2CO3 जो ही अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज कर रहा होगा H2O एंड CO2 में। तो जो रेसिड्यू दिया गया है, ये रेसिड्यू ये होगा, ये और ये बचा कुचा जो होगा CO2 के इवोल्व करने के बाद ये गैस इवोल्व हो जाएगी, तो ये रेसिड्यू होगा, ये रेसिड्यू होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने कैसे अप्लाई किया, रेसिड्यू का मास प्लस CO2 का मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने कैसे अप्लाई किया, रेसिड्यू का मास प्लस CO2 का मास, ठीक है, विल बी इक्वल टू CH3COH का मास प्लस NaHCO3 का मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो भी अननोन था ये हमें मिल गया है। चले आगे फिर, चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जानने के बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम जान रहे हो। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, कांस्टेंट और डेफिनेट मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी रहने वाली मिलने वाली है जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो फिक्स्ड है, डेफिनेट है, ठीक है, ऐसी कोई बात हमें करनी है केमिकल से रिलेटेड, सब्सटेंसेस से रिलेटेड। प्राउस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया था, ठीक है, प्राउस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया था 1799 में। ये लॉ कहता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस remains same whether it is prepared by any method or source। किसी मेथड या सोर्स से किसी भी सब्सटेंस को प्रिपेयर कर लिया जाए, एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस को प्रिपेयर कर लिया जाए, तो यार उसकी जो कंपोजिशन मिल रही होगी वो डेफिनेट मिल रही है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, हाँ ये समझने वाली बात है। कंपोजिशन का क्या मीनिंग है, जैसे
एक्स बी वाई की कंपोजिशन का क्या मीनिंग है? एक्स बी वाई की कंपोजिशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, इसकी कंपोजिशन से दो चीजें समझ आती है। किसी मेथड या किसी सोर्स से अगर एक्स बी वाई ही मिल रहा है तो कंपोजिशन मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी, मास ऑफ बी। ठीक है, अलग अलग मेथड से मिलने वाले ए एक्स बी वाई से अगर हमें मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी पता करना हो, किससे मिलना चाहिए? या फिर मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ बी, ये पता की जाए तो सेम मिलनी चाहिए। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? ठीक है, तो हम बोल देंगे कंपोजिशन जो है मैच हो रही है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं आपको कि अगर हमें CO2 गैस बनानी है, अगर हमें CO2 गैस को प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो कार्बन को O2 के साथ अगर जलाया जाए तो CO2 गैस मिल जाएगी। कार्बन को O2 के साथ जलाया जाए तो CO2 गैस मिल जाएगी, नो टेंशन। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 के साथ जलाया जाए तो भी CO2 गैस मिल जाएगी। अरे टेंशन नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ना यार। 9th-10th क्लास में ऐसी चीजें आपने देखी हैं, इसमें कोई हाई फाई केमिस्ट्री तो यूज हुई नहीं, तो भी CO2 गैस मिल जाएगी। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, हाँ, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो भी CO2 गैस मिल जाएगी। तो अलग अलग मेथड से मिलने वाले CO2 गैस, ध्यान से सुनना मेरी बात, अलग अलग मेथड से मिलने वाले CO2 गैस को गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो इसकी कंपोजिशन जो डेफिनेट है, कांस्टेंट है। कैसे? कार्बन का मास रेशियो ऑक्सीजन का मास, चेक कर लो। कंपोजिशन का मतलब कंपोजिशन ऑफ CO2 की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन की वैलिडिटी की हम लोग बात करें, तो कार्बन का मास रेशियो ऑक्सीजन का मास 12:16:2, यही मिलेगा हर केस में, यही मिलेगा। मतलब कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है। या फिर परसेंटेज ऑफ, इसके अल्टरनेटिव आप ये काम भी कर पाएंगे, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव आप ये काम भी कर पाएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक कर लो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप चेक कर लो, ठीक है, ये आपको सेम मिल रही होगी। हर CO2 के सैंपल के लिए आपको सेम परसेंटेज मिल रही होगी कार्बन की, ऑक्सीजन की, ठीक है। मतलब यहाँ कार्बन की जो परसेंटेज मिल रही होगी, यहाँ मिल रही होगी, यहाँ मिल रही होगी, यहाँ मिल रही होगी, यहाँ मिल रही होगी, ये सेम मिल रही होगी। यहाँ ऑक्सीजन की मास परसेंटेज यहाँ 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 सेम मिल रही होगी। चेक कर लो भाई, कार्बन का मास बाय टोटल मास, ऑक्सीजन का मास बाय टोटल मास। कंफ्यूजन है क्या? अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, चेक कर लो, हर केस में चेक कर लो। यहाँ 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 वैसे दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन का मास 12 है और टोटल मास ऐड कर लो 44 है इंटू 100, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ O चेक करना है तो यार ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 32 है, टोटल मास 44 इंटू 100। लो, हर केस में मास परसेंटेज ऑफ O आपको इतनी मिल रही होगी, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको इतनी मिल रही होगी। क्लियर हुई बात? चले आगे, एक और एग्जांपल देख लो इसका। पानी के बारे में सबने सुना है, H2O के बारे में, अरे सुना है ना यार, H2O के बारे में कौन नहीं जानता? दुनिया का हर बच्चा जानता है, गली का हर बच्चा जानता है। H2O वाटर, ये रिवर से मिले, ये रिवर से मिले, ये टैप वाटर हो, टूटी वाला पानी हो, गंगा जल हो, रेन वाटर हो, ये रिवर से मिले, रिवर वाटर हो, टैप वाटर हो, नल से मिले, गंगा जल हो, गंगा जल हो, ठीक है, इसके अलावा रेन वाटर हो,
रेन वाटर हो, जो कंपोजिशन मिल रही होगी पानी की ये सेम मिल रही होगी, ठीक है। इन सभी में जो कंपोजिशन ऑफ H2 होगी सेम मिल रही होगी, कंपोजिशन ऑफ H2 होगी सेम होगी, कंपोजिशन ऑफ H2O, कंपोजिशन ऑफ वाटर ये सेम होगी, सेम होगी। मास ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, या ये चेक कर लो, ये सभी सैंपल के अंदर क्या मिल रही होगी, सेम मिल रही होगी। अरे बिस्लेरी का पानी पी लो या फिर किनले का पानी पी लो, टेस्ट तो आपको वही मिलता है ना, है ना, और काम भी सेम करता है ना। ऐसा तो है ना कि नशा हो जाता किनले पीने से महंगा पानी पिएंगे, महंगा पानी पिएंगे तो नशा हो जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। चले आगे, आगे देखिए, क्वेश्चन दिया आपको, 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्नड इन ऑक्सीजन गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 3 ग्राम ऑक्साइड मिलता है, मेटल को बर्न किया। क्लियर हुई बात? अरे स्टेटमेंट क्लियर है ना? इसके बाद 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हीटेड इन स्टीम गेव 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सेम मेटल है, हीट किया स्टीम के साथ तभी ऑक्साइड मिलता है, लेकिन 2.5 ग्राम मिलता है क्योंकि मेटल का मास यहां अलग था। शो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने बताया है मेटल ऑक्साइड है दोनों केस में। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये मेथड 1 है, ठीक है। 2 मेथड से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, ये मेथड 1 है। मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, मेटल ऑक्साइड यहां हमारे पास है, मेटल ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन, यहां भी मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, मेटल ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन। मेटल का मास 1.8 ग्राम है, मेटल का मास 1.8 ग्राम है, 1.8 ग्राम मेटल। 3 ग्राम ऑक्साइड बना रही है, ऑक्साइड का जो मास है ये 3 ग्राम है। इसमें से मेटल का मास आप माइनस कीजिए तो आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा, दैट इज 1.2 ग्राम। माइनस किया मैंने, हाँ, मेटल का मास इतना है 1.8, इस 3 में से माइनस किया 1.2 ग्राम ऑक्सीजन का मास हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे केस में जो मेटल ऑक्साइड मिलता है 2.5 ग्राम मिलता है, ठीक है, और इसमें मेटल का जो मास है ये 1.5 ग्राम है, मेटल का मास 1.5 ग्राम है, ठीक है, और 2.5 में से 1.5 माइनस किया तो जो ऑक्सीजन का मास है, जो ऑक्सीजन का मास है ये 1 ग्राम है, जो ऑक्सीजन का मास है 1 ग्राम है। एक काम कीजिए, रेशियो लीजिए, रेशियो लीजिए, मेटल का मास रेशियो ऑक्सीजन का मास रेशियो लीजिए। रेशियो लेने पर क्या मिलता है, यहां देखिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.5 रेशियो 1। और यहां भी क्या रेशियो मिलता है, मास का रेशियो क्या मिलता है, मास ऑफ मेटल रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, ये भी 1.5 रेशियो 1 मिलता है। सेम रेशियो मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, सेम टाइप का मेटल ऑक्साइड है तो भैया सेम रेशियो मिलेगा। हाँ, अलग टाइप का मेटल ऑक्साइड होगा तो रेशियो फिर सेम नहीं मिलेगा, अलग टाइप का मेटल ऑक्साइड होगा तो रेशियो फिर सेम नहीं मिलेगा। सेम टाइप का तो भैया फिर रेशियो सेम मिल रहा होगा। सेम मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। ये इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड 1 है। तो बोल देंगे mass ratio of metal and oxygen are same in 2 different cases. We can say that given data is in agreement with law of constant or definite proportion. बिल्कुल law of constant और definite proportion यहाँ पर वैलिड है। मेथड 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए मेथड 2 क्या है, परसेंटेज वाइज चेक कर ले, परसेंटेज ऑफ मेटल आप चेक कर लो। पहले किस में, परसेंटेज ऑफ मेटल इन 1 ऑक्साइड 1, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेटल
इन ऑक्साइड 2। हाँ, मेटल की परसेंटेज अगर मैच कर रही होगी तो 100 में से मेटल की परसेंटेज माइनस कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी, ये भी मैच कर जाएगी। 100 में से माइनस करने वाली जो चीज़ है परसेंटेज ऑफ मेटल, अगर ये सेम है दोनों जगह से, अगर ये हमें सेम मिल रही है ना, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे परसेंटेज ऑफ ओ भी मैच कर जाएगी। देखिए मेटल की परसेंटेज क्या होगी, मेटल का मास बाय टोटल मास। मेटल का मास है 1.8, टोटल मास है 3 ग्राम। मेटल का मास है 1.8, टोटल मास है 3 ग्राम इंटू 100। मेटल का मास है 1.5, टोटल मास है 2.5 इंटू 100। 3 6 18, यहाँ से मेटल की परसेंटेज मिल जाएगी 60%। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 23 60%। मेटल की जो मास परसेंटेज है ये मैच हो रही है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 100 में से मेटल की मास परसेंटेज को आप माइनस कर दो, दैट इज 40। मास परसेंटेज ऑफ ओ इन 200 में से ये मास परसेंटेज मेटल की माइनस कर लो, ऑक्सीजन की मास परसेंटेज 40 मिल जाए। 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया मास परसेंटेज दोनों ही सैंपल में मेटल और ऑक्सीजन की अलग अलग से ये मैच हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से मैच हो रही है। क्लियर हुई बात? वी कैन से दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वैलिड। ठीक है, अरे क्लियर है ना बात? आगे देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए SO2 गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन। हाँ, सल्फर को बर्न करें O2 में तो SO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बर्न किया, ये बनती है SO2 गैस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये बनती है SO2 गैस। सेकेंड, रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइट विद H2SO4 Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइट होता है। टेंशन मत लीजिए, कैसे रिएक्शन हुई बोल रखा है, हम मान लेंगे। ठीक है, SO2 गैस यहां से भी इवोल्व हो जाएगी, मान लेंगे SO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनेगा इसकी मैं बात नहीं करनी। थर्ड, हीटिंग कॉपर विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉपर को H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ हीट किया जाए। 12th क्लास में जाकर ये रिएक्शन आएगी P ब्लॉक में, और ये वाली रिएक्शन भी P ब्लॉक में आपको मिल रही होगी, ये भी आपको P ब्लॉक में मिल रही होगी। तो रिएक्शन याद नहीं करनी है, जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। कॉपर और सल्फेट CuSO4 बना लेंगे और SO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, साथ में H2O भी मिल रहा होगा। याद देखिए, इट वॉज फाउंड दैट इन ईच केस सल्फर एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन 1:1। सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर चेक किया जाए तो 32:16 32, 32:16 32, 32:16 32, मतलब 1:1। हर केस में सल्फर और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो मिल रहा है ये 1:1 मिल रहा है। ठीक है, सेम मिल रहा है। यानी दिस डेटा इलस्ट्रेट दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वैलिड। ये सेम मिल रहा है। ठीक है, यहां से सेम मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड होगा। हाँ, और क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा, लेकिन अलग अलग से अगर देखा जाए तो भैया ठीक है, हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। लेकिन यहां तो बोल रखा है इन तीनों को एक साथ देखना है और जो SO2 गैस बनी उस पर कमेंट करना है। ठीक है, और उसका मास रेशियो दिया है। जब भी मास रेशियो दिया है मतलब कंपोजिशन की बात करना चाह रहा है और कंपोजिशन मैच हो रही है
है ना, यहां और यहां से मिलने वाले SO2 गैस की कंपोजिशन मैच हो रही है। अगर कंपोजिशन मैच हो रही है, कांस्टेंट मिल रही है, डेफिनेट मिल रही है, तो कौन सा लॉ हो जाएगा? लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन को तुम जानते नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मास इस प्रकार से केवल SO2 पर कैसे अप्लाई करेंगे? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की भी अभी बात हुई नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही इसका आंसर होगा। किस कंडीशन के अंडर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं हो पाएगा? है क्या ऐसी कोई कंडीशन जहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड ना हो? हाँ, बिल्कुल हमारे पास एक कंडीशन है जहां पर डिफरेंट आइसोटोप्स अगर यूज हो रहे हों कंबाइनिंग एलिमेंट के, तो ऐसे केस में यार ये वैलिड नहीं होगा। जैसे H2O और D2O बना ले हम, H2O और D2O बना ले। अरे D को जानते हैं, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। ये तो प्रोटियम यूज करते हुए बना लिया, ये ड्यूटीरियम यूज करते हुए बना लिया। मैंने कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट, देन दिस लॉ वाज फेल्ड, है ना। अगर ऐसा होगा तो लॉ फेल हो जाएगा। इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है, देन दिस लॉ इज फेल्ड। इट गिव्स डिफरेंट मास रेशियोज, डिफरेंट मास रेशियो मिलता है। चेक कर लो, प्रोटियम है मास 1 into 2 रेशियो 16, या मास 2 into 2 रेशियो 16, डिफरेंट मास रेशियो मिलता है, फेल हो गया। इसके अलावा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड के केस में फेल हो जाएगा। इट इज फेल्ड इन केस ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। जैसे टाइटेनियम का एक एग्जांपल हमारे पास है, टाइटेनियम हाइड्रोजन के कंपाउंड का, TiH 1.5 to 1.8, ये वाले रेंज है। अलग अलग कंपाउंड मिल रहे होंगे, ठीक है, और स्टोइक्योमेट्रिक नहीं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है। यहां देखिए फ्रैक्शन में मिल रहा है। ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, खास किस्म के कंपाउंड होते हैं, तो इस प्रकार के कंपाउंड के केस में वैलिड नहीं होगा। चले आगे, फिर दिख रहा है साफ साफ यार, मास रेशियो आपको इन अलग अलग कंपाउंड के केस में सेम नहीं मिलेगा, तो यहां भी ये वैलिड नहीं होगा। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक के केस में आइसोटोप यूज हो रहे हो डिफरेंट, उस केस में वैलिड नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे कंपाउंड्स के हम लोग एक साथ बात कर रहे होंगे। डाल्टन भैया ने इसकी बात की 1803 में, डाल्टन भैया ने इसकी बात की। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? आइए इसकी बात करें। According to law of multiple proportion, if two elements combine to form more than one compound, then different masses of one element, एक एलिमेंट के डिफरेंट masses होंगे और एक के फिक्स्ड मास होंगे डिफरेंट कंपाउंड में, then different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple ratio to वन अनदर। डाल्टन भैया ने देखा कि यार एटम तो होल नंबर में कंबाइन हो रहा होगा, या तो 1 या 2 या 3 इस प्रकार से, तो डिफरेंट मासेस का रेशियो लेंगे तो एटॉमिक मास से एटॉमिक मास कैंसिल हो जाएगा, और एटम अगर होल नंबर में कंबाइन हुआ है तो उनका जो रेशियो है ये आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। बात सिंपल है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, तो एक का मास तो फिक्स्ड है और दूसरे का मास इन डिफरेंट कंपाउंड में अलग अलग है, तो डिफरेंट मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास आपस में बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ज्यादा अच्छा आपको ये यार अंडरस्टैंड होगा जब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे होंगे कैसे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, CO2 कार्बन एंड O से ये दो चीजें मिलती हैं, CO2 ये दो चीजें हमें मिलती, कार्बन प्लस O, CO2, ठीक है। कार्बन जो है यार इसका मास तो सेम है, और जो ऑक्सीजन है इनके मास क्या है, डिफरेंट है, इनके मास डिफरेंट। देखिए ये 12:16:1 है, यहाँ देखिए 12:16:2 है, तो डिफरेंट मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, ये डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास bear a simple ratio to one another. Mass ratio of O
इन 1 and 2 क्या मिल रहा होगा, 1:2 मिल रहा होगा। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक मास तो इनके सेम है, और ये अगर होल नंबर में कंबाइन हुए हैं तो रेशियो भी तो आपको होल नंबर में ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लो, सल्फर O के साथ कंबाइन हुआ, SO2 बनाया, SO3 बनाया, SO2 बनाया, SO3 बनाया। यहां देखिए 32:16:2, 32:16:3 मास रेशियो इस प्रकार से मिलता है। जो फिक्स मास है ये सल्फर का है, और जो डिफरेंट मास है ये O के हैं। ऑक्सीजन के मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट मासेस का हम रेशियो लेंगे, डिफरेंट मासेस का हम रेशियो लेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2:3, 2:3। हाँ ये स्टेटमेंट तो है, डिफरेंट मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। हाँ रेशियो तो सिंपल मिलना ही है बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर में कंबाइन हुए हैं, और ये जो सिंपल रेशियो ये आपके सामने 2:3 है, ठीक है। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर बात आपको क्लियर हुई है तो चलते हैं फिर आगे। कलर चेंज हुआ नहीं, चलिए कोई नहीं, चलते हैं आगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के इस शानदार एग्जाम्पल की बात कर लें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये वेराइटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इस एग्जाम्पल की बात कर लें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वेराइटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है। ये वेराइटी ऑफ ऑक्साइड इस प्रकार से हैं, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, 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 ये वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन का मास तो फिक्स है, नाइट्रोजन का मास तो फिक्स है, ठीक है। जो मास वेरी हो रहा है ये O का है ना, डिफरेंट मास जो मिल रहा है ये O का मिल रहा है। तो मास रेशियो देखिए 14:2:16:1, 14:2:16:3, 14:2:16:4, 14:2:16:5। नाइट्रोजन का मास तो हुआ फिक्स, ठीक है, और जो डिफरेंट मास हुआ ये O का हुआ, जो डिफरेंट मास हुआ ये ऑक्सीजन का हुआ, डिफरेंट मास हुआ ये ऑक्सीजन का हुआ, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो देखिए 16 16 16 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये होल नंबर में कंबाइन हुए हैं, देखना होल नंबर में, हाँ यहाँ देखिए 1 3 4 5 रेशियो लेने पर यही तो मिलेगा, 1:3:4:5। हाँ ये रेशियो तो मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट मासेस का रेशियो मिल जाएगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये मामला क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं फिर। देखिए डिफरेंट मासेस का रेशियो लेना है, फिक्स मास तो भैया क्या करेंगे, रेशियो 1:1 आएगा, डिफरेंट मासेस का लेना है, वो होल नंबर में मिल रहा होगा, ठीक है ना। और मास फिक्स नहीं है तो उसे फिक्स करना होगा, ये भी एक बात है, वरना लो वैलिड होगा नहीं भैया जब तक मास फिक्स नहीं करेंगे। डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio, simple whole number ratio to one another। क्योंकि एटॉमिक मास से एटॉमिक मास कैंसिल हो जाएगा अगर एटम होल नंबर में कंबाइन हुए हैं, तो रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन्स 5.93 एंड 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। पानी और H2O2 में परसेंटेज दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखी है हाइड्रोजन की, ठीक है। शो दैट डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आपको यहां पर ये दिखाना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वैलिड है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वैलिड है। H2O H2O2 H2O H2O2, ठीक है। जानते वैसे हम, वैसे से लिखने की जरूरत नहीं है, आप
ऐसे तो फॉर्मूला से ही वैलिड हो जाएगा, लेकिन हमें इस डेटा से इसकी वैलिडिटी को शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 5.93% हाइड्रोजन है, 5.93% हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, ये 100 में से माइनस कर दो, ये मिल जाएगा 94.07। हाँ, ओ इतने परसेंट मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। पानी में हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है ये 11.2 है। ओ की परसेंटेज क्या मिल जाएगी, ओ की परसेंटेज क्या मिल जाएगी, 88.8 मिल जाएगी। हाँ, ओ की परसेंटेज आपको इतने मिल रही हो, 88.8 मिल रही होगी। क्लियर है। अब देखिए, मास फिक्स है नहीं किसी का, फिक्स करना होगा। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन का मास करते हैं फिक्स, कितना करेंगे, 1 करते हैं। कैसे, इस 5.93 को उस तरफ भेज दूंगा मैं, इस 5.93 को मैं उस तरफ भेज दूंगा। यहां देखिए, इस 11.2 को मैं उस तरफ भेज दूंगा, इस 11.2 को मैं उस तरफ भेज दूंगा। इसको मैंने फिक्स किया, ठीक है, ये 1 बना दिया मैंने, इसको मैंने फिक्स किया, ये मैंने 1 बना दिया। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखिए, डिवाइड करने पर क्या मिल रहा होगा, एग्जैक्ट ही बता दूं आपको, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं बात, एग्जैक्ट क्या मिल रहा होगा। ये है 94.07 डिवाइड बाय 5.93, 15.86 मिल रहा होगा, ये 15.86 मिल रहा होगा, 1:15.86, ठीक है। और ये देखिए 1:88.8 डिवाइडेड बाय 11.2, 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2, ये मिल रहा होगा 7.92, 7.92, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए फिक्स मास तो ये हुआ, डिफरेंट मासेस का अगर रेशियो लिया जाए, डिफरेंट मासेस का रेशियो लिया जाए, ये जो रेशियो आपको मिल रहा होगा ये अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2:1 मिल रहा होगा, है ना, 2:1 मिल रहा होगा। होल नंबर रेशियो है कि नहीं है, बिल्कुल है। होल नंबर रेशियो है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर होल नंबर में रेशियो मिलता है तो हम बोल देंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वैलिड होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। चले आगे, चलिए। कार्बन कंबाइन कर रहा हाइड्रोजन से 3 कंपाउंड बना रहा है, PQR, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन PQR आर 25, 14.3, 7.7 respectively. Which law of chemical combination is valid? Which law of chemical combination is valid? ये बताना है। इन 3 पर ये डेटा दिया है, क्या पूछना चाह रहा आपसे, कौन सा लॉ वैलिड होगा, ठीक है। Which law is valid बता देंगे आप। Which law of chemical combination is valid? Is valid. स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी, इसको मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। ऑल राइट, यहां देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका PQR, PQR ये 3 कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की मास परसेंटेज आपको दी है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। इन तीनों में हाइड्रोजन की मास परसेंटेज आपको दी है 25, 14.3, 7.7। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज आपको दी है। 100 में से 25 को माइनस करें, 75 कार्बन का मास मिलता है। 100 में से 14.3 को माइनस किया जाए तो 85.7
ये मास परसेंटेज आपको मिलती है कार्बन की, ठीक है। और 100 में से 7.7 को माइनस किया जाए तो 92.3, ये मास परसेंटेज मिलती है कार्बन की, ये मास परसेंटेज कार्बन की मिल रही होगी। अब क्या किया जाए, किसी का मास हमें फिक्स करना है, तो हाइड्रोजन का करते हैं 1:, ये हो जाएगा 3। हाँ, इस प्रकार से यहां देखिए, हाइड्रोजन का मास किया जाए फिक्स 1:, कितना हो जाएगा ये 85.7 डिवाइडेड बाय 85.7 डिवाइडेड बाय 14.3, 5.99 अप्रोक्सीमेटली ये 6 हो गया, ठीक है। हाँ, ये 1 हुआ और ये 14.3 यहाँ चला गया, डिवाइड करने पर इतना मिलता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है, ये 1 हुआ, ये यहाँ चला गया 7.7, तो 92.3 को 7.7 से हमें डिवाइड करना है, ये अप्रोक्सीमेटली 12 मिलता है, 11.9 समथिंग मिलता है, 12 मिलता है। तो देखिए, फिक्स मास आपके पास है, फिक्स मास हाइड्रोजन का आपके पास है, रेशियो की फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है ना, 1 1 1। और डिफरेंट मासेस का आप रेशियो लेंगे, जैसे मिल रहा है, डिफरेंट मासेस का अगर आप रेशियो लेंगे किसी मास को फिक्स करने के बाद, ठीक है, आप डिफरेंट मासेस का रेशियो लेंगे, ये रेशियो क्या मिलता है 1:2:4 मिलता है, ठीक है, ये मिलता है 1:2:4 मिलता है। ये क्या सिंपल होल रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो, ये आपके सामने 1:2:4 सिंपल रेशियो ही तो हुआ, सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो हुआ। यानी कौन सा लॉ यहां पर वैलिड होगा, हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। डिफरेंट मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, डिफरेंट masses of carbon which combined with fixed mass of hydrogen, इसको हमने 1 बना दिया, ठीक है। bear a simple ratio, bear a simple ratio to one another, simple ratio to one another, that simple ratio is 1:2:4, hence law of multiple proportion is valid, hence law of multiple proportion is valid। इसलिए हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होगा यार, ये वैलिड होगा। कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। अब हम लोग यार लास्ट लॉ की बात कर रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लास्ट लॉ है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, ठीक है, ये वैलेंसी है। क्या है? वैलेंसी है। रीचर नाम के एक फेमस साइंटिस्ट ने इस लॉ के बारे में जिक्र किया 1792, ठीक है, 1792 में रीचर नाम के एक फेमस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लॉ बेस्ड है। क्या ये लॉ देखना चाहेंगे? देख लो, स्टेटमेंट देख लो। अरे क्या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट को याद कर चुके हो? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्लियर है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को कहीं से बना लो, उसकी जो कंपोजिशन है क्या मिल रही होगी? डेफिनेट मिल रही होगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और मल्टीपल कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो
जो फिक्स मास है, जो डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में डिफरेंट मासेस का जो रेशियो होगा उन डिफरेंट कंपाउंड्स में, ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चलिए अब ये क्या कहता है, जो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट ए एंड बी हैं, यहां से तो ये वाली बात समझ आई है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी दो एलिमेंट है, इनके वेट के रेशियो की बात की गई है। विच कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड वेट ऑफ एलिमेंट सी, विच कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, इज आइदर सेम ए एंड बी के जो वेट होंगे, जो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे होंगे, ये आइदर सेम होंगे, रेशियो की फॉर्म में आइदर क्या होंगे, सेम होंगे, और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ वेट इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहे होंगे। कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लग सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में देखने पर, ठीक है ना, ये लो आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट सी, रेशियो की फॉर्म में बात की गई है, इज आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ वेट इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। देखिए ए एंड बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी के साथ कंबाइन हो, ये सी के साथ कंबाइन हो, तब ए एंड बी के वेट का जो रेशियो है, और ए एंड बी जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब ए एंड बी के वेट का जो रेशियो है, ये या तो सेम मिलेगा, मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ सी, मास ऑफ बी रेशियो मास ऑफ सी। इसी का जो मास है फिक्स्ड है, ठीक है ना, सी का जो मास है, ये मास क्या है, फिक्स्ड मास है, मास ऑफ सी इज फिक्स्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो सी का जो मास है दिस मास इज फिक्स्ड मास, मास ऑफ सी इज फिक्स्ड, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी यहां से मिल जाएगा। और जब ये डायरेक्टली कंबाइन हो रहे होंगे ए एंड बी, तो यहां से भी मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी मिल जाएगा, डायरेक्टली कंबाइन हो रहे होंगे तब भी ए एंड बी के मास का रेशियो मिल जाएगा। तो ये जो मास का रेशियो है ये या तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ अगर आप मैच करवा रहे होंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, या तो सेम होगा या फिर कुछ सिंपल मल्टीपल में होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए सेम तो तब होगा जब वैलेंसी सेम होगी, हाँ, इन एलिमेंट की सेम वैलेंसी को यूटिलाइज करते हुए कंपाउंड्स की बात की गई होगी, जब वैलेंसी सेम होगी तब तो ये सेम मिल सकता है, और वैलेंसी डिफरेंट हुई तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल होल नंबर में मिलेगा, आइदर सेम और इन सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ वेट, हाँ, होल नंबर के साथ इसका कुछ मल्टीपल मिल रहा होगा। चले आगे फिर, चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अच्छी बात है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इस प्रकार की ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, कौन सा सेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा होगा। ट्रायंगल बननी चाहिए भाई, 3 डिफरेंट एलिमेंट की बात होनी चाहिए। यहां देखिए बात जो हुई है 3 डिफरेंट एलिमेंट की नहीं बल्कि 4 डिफरेंट एलिमेंट की हो गई है। 3 क्यों नहीं चाहिए, एबीसी, या तो फॉस्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन फिर से आ गया, चलिए सेम है ये तो, क्लोरीन फिर से आ गया, सेम है ये तो, 4 एलिमेंट की बात की नहीं, वैलिड नहीं होगा भाई। यहाँ देखिए फॉस्फोरस हाइड्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये तो मतलब 2 एलिमेंट हुए, ये तीसरा एलिमेंट हुआ। हाँ यहाँ कुछ बात बन सकती है, चेक करें क्या ट्रायंगल बन रही है, चेक किया जाए क्या ट्रायंगल बन रही है। फॉस्फोरस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हुई है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ बनाए PH3,
हाँ, ये ट्रायंगल बने PH3। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बनाए P2O3 एंड P2O5, लेकिन ये आपस में रिएक्ट हो, कंप्लीट तो नहीं हुई ट्रायंगल, ये आपस में रिएक्ट होने चाहिए। ऐसा भी तो था, हाँ बिल्कुल ऐसा भी था। देखिए सेपरेटली रिएक्ट हो, आपस में भी तो रिएक्ट हो, हाँ ऐसा भी तो था। मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाई। ये भी यहां पर देखिए इसकी वैलिडिटी को चूक गया। आगे देखिए फास्फोरस हाइड्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर, कितने एलिमेंट हुए? फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, फिर से फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन है, सल्फर है, 4 एलिमेंट है, नहीं वैलिड होगा। याद देखिए फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर से आ गए, 3 एलिमेंट है, फास्फोरस फिर से आ गया, 3 एलिमेंट है, यहाँ वैलिड होगा। फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट हैं। इस प्रकार से देखिए इसकी वैलिडिटी हम लोग चेक कर पा रहे हैं। फास्फोरस हाइड्रोजन से मिलता है PH3, फास्फोरस हाइड्रोजन से मिलता है PH3, फास्फोरस ऑक्सीजन से मिलता है P2O5, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है H2O। हाँ ट्रायंगल बन रही है। इस प्रकार की ट्रायंगल बन रही हो तो इसकी वैलिडिटी को ऐसे भी चेक किया जा सकता है। कैसे? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो यार, इसकी वैलिडिटी को ऐसे भी चेक किया जा सकता है। फर्दर अगर आप इस टाइप के एग्जाम्पल में यार वैलिडिटी चाहते हैं, वैसे तो यहाँ क्लियर हो गया कि 4th ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, तो आप इस प्रकार से भी देखिए चेक कर सकते हैं। कैसे? सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, हाँ बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। क्या देखिए NaCl बनता है, यहां से HCl बनता है, यहां से देखिए NaH बनता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। C इसको मान लो, यहां जो दिया हो ना उसको C मान लो, ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया? C मान लिया, ये C है। जब ये C के साथ कंबाइन हो रहे हैं और C का वेट फिक्स होना चाहिए, नहीं है तो आप बना सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए C का वेट फिक्स बना सकते हो। C अगर क्लोरीन है तो यहां देखिए अगर C क्लोरीन है तो 23:35.5, और यहां देखिए 1:35.5। हाँ C का जो वेट है ये फिक्स है, डेफिनेट है, बिल्कुल C का वेट डेफिनेट और फिक्स वेट है, नो टेंशन। C का वेट डेफिनेट और फिक्स वेट है, कोई टेंशन नहीं है। तो 35.5 से 35.5 कैंसिल हुआ, और डिफरेंट मास जो है ये सोडियम और हाइड्रोजन के हैं जो सेपरेटली C के साथ कंबाइन हुए हैं, इनका रेशियो 23:1 है। जब ये सेपरेटली C के साथ कंबाइन हुए हैं, क्लोरीन के साथ कंबाइन हुए हैं, तब इनके मास का रेशियो ये है, और जब ये डायरेक्टली कंबाइन हुए हैं तब इनके मास का रेशियो ये है। क्या मैच हो रहा है? या तो मैच होगा या फिर कुछ सिंपल मल्टीपल में मिल रहा होगा, है ना, जैसे 2:3, 3:5, जो डिफरेंट मासेस हैं, मान लेते हैं सोडियम का सेम है, यहाँ जो भी दिया है उनके मास का रेशियो 3:5 इस प्रकार से। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, हाँ तब इनको कंपेयर करने पर आपको ऐसा मिलता कि ये इसके कंपैरिजन में सिंपल मल्टीपल में है, ठीक है, मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे। वैलेंसी अलग होने पर जनरली ऐसा देखने को मिलता है। अगर वैलेंसी सेम है तो भैया ये सेम मिल सकते हैं, हाँ सेम ही मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आपस में रिएक्ट होकर रेशियो ऑफ वेट मिलता है और जो सेपरेटली रिएक्ट होने पर रेशियो ऑफ वेट मिलता है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेम मिलता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहाँ देखिए जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल देख लो यार, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जाम्पल देख लो। कार्बन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, सल्फर की बजाय O लिख लो। देखिए ट्रायंगल बनती है, बिल्कुल बनती है। यहां से बना CH4, यहां से बना CO2, यहां से बना H2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1:2 रेशियो 16, 12 रेशियो 16:2, CA है, CA है। अब C का वेट फिक्स नहीं, इसको पहले तो फिक्स बनाए। कैसे? आप इस प्रकार से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू 2, तो यहाँ इंटू 2 इसको भी करना होगा,
और इंटू 2 यहां किया तो इंटू 2 इसको भी करना होगा, ठीक है। तो सी का वेट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सी का वेट फिक्स हुआ। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन जो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन हुए हैं, इनके वेट का रेशियो लीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन के वेट का रेशियो लीजिए। 12 रेशियो कितना है ये? 12 रेशियो हाइड्रोजन यहां पर देखिए 4 हो गया, हाँ 4 हो गया, 2 × 2 4। यहां देखिए जब ये डायरेक्टली कंबाइन हुए तो 12 रेशियो 4, हाँ यहां भी 4 हो गया, सेम मिलता है। कुछ मल्टीपल में मिल सकता है, इंटू 2 × 3 ऐसा कुछ भी मिल सकता है अलग कंपाउंड के केस में। बोलो मामला क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को हमने जस्टिफाई कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हमने यार बात कर ली है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमने जान लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ट्रायंगल बनाइएगा और इस प्रकार से डिफरेंट मासेस का जो रेशियो है, डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो है, जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है, इसको लीजिएगा। और जब ये डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, तब लीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा। अगर ये बात वैलिड मिलती है, अगर दिया गया डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के स्टेटमेंट के साथ एग्रीमेंट में मिल रहा है तो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो मैंने आपको सिखाया है वैलिडिटी को कैसे चेक करना है। अलग अलग से इनके मास का रेशियो लेना है, जब ये सेपरेटली सी के साथ कंबाइन हो रहे हो और जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हो तब मास का रेशियो लेना है। मैच हो रहा है, ये सिंपल मल्टीपल में मिल रहा है तो बोल देंगे एग्रीमेंट में है, नहीं तो एग्रीमेंट में नहीं है, ठीक है। तो आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में इतना काफी है। ये लास्ट सेशन था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन आपको मिल रहे होंगे, तो डिफरेंट बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में जो भी मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको सिखाया जा सकता है वो मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर डाल दूंगा। जो पार्ट अभी तक कवर नहीं हुआ उसको हम कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। क्या कुछ बचता है, क्या कुछ आपकी डिमांड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा ताकि आपकी डिमांड को आगे आने वाले कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। चलें फिर, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।